नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अली सर अड्डा 247 के सीयूटी हिंदी चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सीयूटी 2023 की तैयारी करने वाले मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आप लोगों के बीच में जो भूगोल है, आप लोगों का भूगोल का जो डोमेन है, ज्योग्राफी का जो डोमेन है बच्चों, उसकी मैं आप लोगों को सेकंड बुक तैयार करा रहा हूं। बच्चों अब तक मैं आप लोगों के बीच में इसके 2 वन शॉट लेकर आ चुका हूं। ठीक है, एक में आप लोगों ने देखा होगा प्रवास माइग्रेशन की हम लोगों ने की, उसके टाइप देखे। ठीक है, किस प्रकार से माइग्रेशन के कारण है, क्या उसके परिणाम हम लोगों को देखने को मिलते हैं, इस पे हम लोगों ने लास्ट वन शॉट पे क्या की थी, चर्चा की थी। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने जनसंख्या वितरण, जनसंख्या वृद्धि, उसका संगठन देखा था भारत के अंदर। एक चीज बताऊं बच्चों आप लोगों को, जो पहली बुक है ना आप लोगों की भूगोल के अंदर, वो पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफी है। ठीक है, और जो सेकंड बुक है ये पूरी इंडियन है। तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में ही हम लोग जो सेकंड में बुक आप लोग पढ़ा रहा हूं, ये सारा हम लोग बच्चों भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं। किसका भूगोल पढ़ रहे हैं हम लोग? भारत का। ये आप लोगों को बता दूं, वैसे आप लोगों को जानकारी भी इस चीज की होगी। ठीक है, तो आज हम लोगों को बच्चे चर्चा करनी है। तीसरा वन शॉट आ रहा है आपके बीच में, कौन सा? तो मानव विकास। मानव विकास को भी हम लोग भारत के परिप्रेक्ष्य में ही पढ़ने वाले हैं। किसके परिप्रेक्ष्य में पढ़ने वाले हैं बच्चे? तो भारत के परिप्रेक्ष्य में ही पढ़ने वाले हैं कि मानव विकास क्या होता है। ठीक है, मानव विकास इंडेक्स क्या होता है। ठीक है, सूचकांक कौन लेकर आता है। ठीक है, ये मानव विकास के कौन कौन से हम लोगों को कारक देखने को मिलते हैं। ठीक है, भारत मानव विकास में पिछड़ा क्यों है, सारी चीज़ों पे हम लोग क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। तो फटाफट अंदाज में बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, तो बच्चों सबसे पहले हम लोग बात करें कि मानव विकास क्या है। सबसे पहले किसकी बात करें बच्चे हम लोग, कि मानव विकास क्या है। तो बच्चों मानव विकास क्या है? तो मानव विकास की बात करें तो लोगों की वर्तमान स्थिति से आने वाले समय में उनके कौशलों में वृद्धि ही मानव विकास कहलाती है। क्या बात हो रही बच्चे यहाँ पर, कि लोगों की वर्तमान स्थिति से आने वाले समय तक उनका जो कौशल है, क्या है बच्चे, उनका जो कौशल है, उनके जो कौशल हैं उनमें क्या होना, वृद्धि होना ही मानव विकास है, ह्यूमन डेवलपमेंट। बच्चों एक चीज बताऊं आप लोगों को, दूसरे शब्दों में या आसान शब्दों में आप लोग बताऊं कि मानव विकास क्या है। तो मानव विकास उसे कहा जाता है आसान शब्दों में बच्चों, कि आज से हम जिस स्थिति में हैं और आने वाले जो समय है उसमें हमारा जो जीवन स्तर है। ठीक है, जीवन स्तर में क्या देखोगे आप लोग, तो आप लोग देखोगे शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय मतलब वो साल में कितना कमा रहा है। ठीक है, उसका शिक्षा का स्तर कैसा बढ़ रहा है उसकी फैमिली का, और उसकी लाइफ अच्छी होगी तो स्वास्थ्य से। तो ये 3 चीजें मानव विकास में रखी जाती हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, क्या बात कर रहे हैं हम लोग, कि आज से लेकर वर्तमान समय, आने वाले समय में, ठीक है, उसकी लाइफ के अंदर, उसके जीवन के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय का जो महत्व होता है वही क्या कहलाता है, मानव विकास कहलाता है। मानव तो अपने आप को विकास तभी कहेगा ना जब उसको अच्छा जीवन मिले, अच्छी स्वास्थ्य मिले और उसको अच्छी पैसा मिले, अच्छी इनकम मिले, उसकी जीडीपी अच्छी हो। ठीक है, चलिए, तो ये हम लोगों ने बात की है इसमें कि मानव विकास। अच्छे समझ गए आप लोग मानव विकास। चलिए अब बात करना है हम लोगों को मानव विकास सूचकांक। किस पे चर्चा करनी है बच्चे? मानव विकास सूचकांक पे हम लोगों को चर्चा करनी है। यही सूचकांक है बच्चों जो हम लोगों को देखने को मिलता है कि दुनिया को बताता है कि किस देश में, ठीक है, मानव का स्तर कैसा है, उसको एजुकेशन कैसी मिल रही है, उसका स्वास्थ्य कैसा है दुनिया में। ठीक है, उसकी प्रति व्यक्ति आय कितनी है। तो ये इंडेक्स है बच्चे, इस पर हम लोगों को चर्चा करनी है। फिर भारत का भी हम लोग इंडेक्स देखेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर योजना आयोग एक संस्था के माध्यम से क्या करती है, एचडीआर, वहाँ पर भी मानव विकास एक रिपोर्ट आती है। सब सारी चीज़ों पे हम लोग क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करें मानव विकास सूचकांक। ठीक है बच्चे, पहले तो ये बता दूं, ये मानव विकास सूचकांक है ना, इसको जारी कौन करता है? सबसे पहले क्या बात करें हम लोग, इसको जारी कौन करता है? ये दुनिया की बात हो रही है बच्चे। ठीक है, दुनिया हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, दुनिया में पूरा जो दुनिया है ना, इसके लिए हम लोग बात करें मानव विकास सूचकांक जारी कौन करता है, तो एक संस्था होती है यूएनडीपी। कौन सी संस्था होती है बच्चे? यूएनडीपी नामक एक संस्था होती है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है बच्चे, यह संस्था ही 1990 से, कब से बच्चे? 1990 से यह सूचकांक जारी करती है। कौन सा सूचकांक, कौन सा इंडेक्स? तो मानव विकास सूचकांक हम लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, कौन संस्था? तो ये आप लोगों से एग्जाम सीयूटी के अंदर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? तो यूएनडीपी जारी करता है। इसकी फुल फॉर्म क्या बताई मैंने? तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और कब से जारी कर रही है? तो 1990 से ये हम लोगों को जारी करती हुई दिखाई देती है। इसको डिटेल में समझते हैं हम लोग क्या चीज है। ठीक है, तो ये क्या है बच्चे? तो मानव विकास सूचकांक एक मापक है
जिसके द्वारा किसी देश के लोगों के विकास का क्या किया जाता है, मापन किया जाता है। क्या किया जाता है, ये एक सूचकांक है जिससे किसी देश के विकास का क्या किया जाता है, मानव विकास का मापन किया जाता है, मानव का विकास का मापन किया जाता है। इस मापन में बच्चे किसको रखा जाता है, स्वास्थ्य को रखा जाता है। मैं जब बार बार बता रहा हूं, किसको रखा जाता है, स्वास्थ्य को रखा जाता है, शिक्षा को रखा जाता है और प्रति व्यक्ति आय के स्तर को लेकर किया जाता है। इसका मापन किस चीज को लेकर किया जाता है बच्चे, तो आप लोग देखोगे ना, तो लाइफ किसको लेकर बच्चे, लाइफ इनकम, ठीक है, लाइफ इनकम और एजुकेशन, ठीक है बच्चे, ठीक है, इन तीन चीजों को लेकर क्या किया जाता है, तो मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है। और मानव विकास यही है, ये मैंने आप लोगों को मानव विकास की जब डेफिनेशन बताई तो बताया कि तीन ही चीजें इसमें रखी जाती हैं। आप लोगों से सीयूटी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं बच्चे, समझें क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ सकता है सीयूटी के मानव विकास सूचकांक का जो निर्धारण है वो निम्न में से किस एक पैमाने पर नहीं होता, ठीक है। तो तीन उसके पैमाने हैं, स्वास्थ्य को रखा जाता है, इसमें शिक्षा को रखा जाता है और प्रति व्यक्ति आय को रखा जाता है। समझ में आया ना, बाकी फिर वो जो भी लिख दे चौथा ऑप्शन बच्चों तो समझ लेना, उसको हटा देना। ये क्वेश्चन भी बन सकता है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं आए हैं, ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों के यहाँ से 100%। अब बात करें इसमें हम लोग मानव विकास सूचकांक जारी कैसे किया जाता है बच्चे, क्या होता है इसमें, तो इसमें देखोगे ना आप लोग, तो इसमें देश जो भी देश हैं जहां पर बहुत अच्छा मानव विकास है, जहां पर पिछड़ा है, तो उनको रेटिंग दी जाती है। उनको क्या दी जाती है बच्चे, रेटिंग जाती है, उनका स्कोर दिया जाता है। और ये स्कोर जो होता है ना, ये 0 से 1 के बीच में होता है। किसके बीच में होता है बच्चे, तो 0 से 1 के बीच में। अब आप लोग सोच रहे हो 0 से 1 के बीच में रेटिंग क्या, बताता हूं, सब्र करो थोड़ा सा, ठीक है। चलिए अब देखो, स्कोर 1 के जितना पास होगा तो कोई देश वहां मानव विकास के स्तर का उतना ही अधिक होगा, ठीक है बच्चे। जहां स्कोर 1 के जितना पास होगा, जैसे मैं बात कर लूं, ठीक है, जैसे हम लोग बात कर लें, ठीक है, पॉइंट, ठीक है, 0.932, ठीक है, 0.932 मतलब 0.932 मतलब यहां पर मानव विकास सबसे उच्च है, सबसे उच्च मानव विकास कहीं है। तो जहां ये रेटिंग जिस देश को मिली है वहां हम लोगों को देखने को मिलती है। ये बताऊंगा कि ये वर्तमान में किसको मिली है ये रेटिंग, ठीक है। तो सुनना बच्चों, अब इधर देखना आप लोग, ठीक है। अगर हम लोग बात करें HDI का मान, ठीक है बच्चे, किसकी बात करें, ठीक है, HDI का मान। अब देखो इधर देखना, सबसे पहली कंडीशन देखना आप लोग, 0 से, ठीक है, 0 से 0.4992 तक, ठीक है बच्चे। ये रेटिंग किसी को मिलती है ना 0 से 0.4, आप लोग सिर्फ इतना याद रख लो, 0 से 0.4 ये रेटिंग किसी को मिली है तो वो अल्प विकसित देश माना जाएगा, ठीक है। मानव विकास जो इंडेक्स जारी होता है उसमें ये रेटिंग किसी को मिली है 0 से लेकर 0.4, तो वो देश क्या माना जाएगा, मानव विकास की दृष्टि से अल्प विकसित देश माना जाएगा, ठीक है। वही बात करें हम लोग कहां से, 0.499 से, ठीक है, 0.799 तक, ठीक है, किसी को रेटिंग मिली है तो वह देश क्या माना जाएगा, विकासशील माना जाएगा। वो कैसा देश माना जाएगा बच्चे, वह विकासशील देश माना जाएगा, ठीक है। फिर बात करें हम लोग, थर्ड कंडीशन क्या है, तो 0.799 से 1 के बीच में किसी को रेटिंग मिलती है ना इस इंडेक्स में, तो वह देश क्या माना जाएगा, विकसित देश माना जाएगा। कैसा देश माना जाएगा बच्चे, वह देश विकसित माना जाएगा, ठीक है। अब आगे चल के चर्चा करते हैं बच्चे, ये समझ में आया आप लोगों को, ये 3 कंडीशन होती हैं, 3 प्रकार की कैटेगरी इस रिपोर्ट के अंदर होती हैं। अब बात करें हम लोग कि ये जो मानव विकास सूचकांक है इसको बनाया किसने था, ठीक है। तो एक पाकिस्तानी हम लोगों को अर्थशास्त्री देखने को मिलते हैं जिनका नाम था महबूब, ठीक है बच्चे, महबूब उल हक, क्या नाम था इनका बच्चे, महबूब उल हक। इन्हीं के द्वारा पहली बार मानव विकास सूचकांक तैयार किया गया था एक भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन की सहायता से। किसकी सहायता से, तो अमर्त्य सेन की सहायता से, ठीक है। इनके द्वारा ये भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मानव विकास इंडेक्स पहली बार किसके द्वारा बनाया गया था, तो एक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे महबूब उल हक, और उन्होंने एक भारतीय, ठीक है, एक भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन की सहायता से इसको क्या किया था, जारी किया था। और महबूब उल हक ने क्या कहा था कि मानव विकास कब माना जाएगा, जब उसको अच्छी स्वास्थ्य मिले, उसको अच्छी शिक्षा मिले और उसकी प्रति व्यक्ति आय भी अच्छी हो।
तो 3 पैमाने रखे गए हैं इसके अंदर मानव विकास इंडेक्स में। ठीक है, अब बात करें बच्चे हम लोग कि वर्तमान में जो मानव विकास सूचकांक जारी किया गया है, तो 2023 के लिए तो अभी आया ही नहीं, क्योंकि 23 चालू हुआ बच्चे, मार्च चल रहा है। ठीक है, तो जो लास्ट रिपोर्ट आई ना बच्चे, तो 2021-22 के लिए आई। किसके लिए आई बच्चे? 2021-22 के लिए रिपोर्ट आई। अब हम लोग बात करें भारत का 2021-22 की रिपोर्ट में, ठीक है, कौन सा स्थान है मानव विकास सूचकांक में? तो बच्चों, भारत का मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान है 132वां। कौन सा स्थान है बच्चे? 132वां स्थान है। 2020-21 की जो रिपोर्ट थी ना, उसमें भारत का स्थान 130वां था। 130 से भारत 2 स्थान और पीछे खसक कर 132 पे पहुंचा है। और भारत की रेटिंग क्या है बच्चे? तो भारत की रेटिंग है 0.6, ठीक है, 3। क्या है बच्चे? तो 0.63। तो कौन सी उसमें आ रहा है बच्चे? तो 0.4 से लेकर 0.7 इसके बीच में आ रहा है भारत। मतलब भारत को कौन सी श्रेणी में रखा गया है? तो भारत विकासशील देश में आता है। ठीक है, किसके अंदर? तो मानव विकास सूचकांक के अंदर। लेकिन बात ये आती है कि इस 2021-22 कि जो मानव विकास सूचकांक इंडेक्स है, इसमें पहले स्थान पे कौन है बच्चे? तो पहले स्थान पे, फर्स्ट स्थान पे कौन है? तो फर्स्ट स्थान पे हम लोगों को देखने को मिलता है स्विट्जरलैंड। कौन देखने को मिलता है? स्विट्जरलैंड एक या यूरोपीय देश है। कैसा देश है? तो ये हम लोगों को एक यूरोपीय देश देखने को मिलता है। और इसकी जो रेटिंग है वो क्या है बच्चे? 0.932। ठीक है बच्चे, तो ये मैंने जो लिखा था ना, ये स्विट्जरलैंड के ही आंकड़ा बताया था। तो देखो स्विट्जरलैंड यहाँ आता है बच्चे। तो स्विट्जरलैंड कैसा देश हुआ? विकसित देश हुआ। तो ये 2021-22 की रिपोर्ट है। और फिर बता रहा हूँ 22-23 के आंकड़े अभी नहीं आए हैं, वो आगे चलकर सितंबर-अक्टूबर के आसपास आंकड़े आएंगे। ठीक है बच्चे, तो ये हम लोगों ने बात की है मानव विकास क्या है और मानव विकास सूचकांक जो दुनिया में हम लोगों को अलग अलग देशों के लिए जारी होता हुआ दिखाई देता है। अब एक चीज़ और सुनना बच्चों, एक चीज़ और सुनना। वर्तमान में इस मानव विकास सूचकांक जो जारी होता है ना, जो यूएनडीपी करती है, ये कितने देशों के लिए जारी करती है? तो 191 देशों के लिए। ठीक है बच्चे, 191 देशों के लिए ये जारी की जाती है। ठीक है, लेकिन जब ये पहली बार जारी हुई थी ना, कब बच्चे? 1990 में। तो इसके अंतर्गत 172 देश आते थे। इसके अंतर्गत कितने आते थे? तो 172 देश हम लोगों को देखने को मिलते हैं। इतना समझ में आया आप लोगों को? अच्छे से समझ में आया ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम लोग इसमें आगे बढ़ के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भारत में मानव विकास देखेंगे। ठीक है, अब भारत में क्या देखेंगे हम लोग? मानव विकास देखेंगे। ठीक है, उसी पे हम लोगों को चर्चा करनी है। देखो 2011 की मानव विकास रिपोर्ट, कब की बात करें हम लोग? 2011 की मानव विकास रिपोर्ट, मतलब HDR। ठीक है बच्चे, ये 2011 की मानव विकास रिपोर्ट HDR के अनुसार भारत दुनिया के 172 देशों, ठीक है, में भारत का जो रेटिंग था वो कितना था बच्चे? तो 0.547 था। मतलब मध्यम मानव विकास हम लोगों को देखने को मिलता है, मतलब एक विकासशील देश की श्रेणी में रखा गया था। ये कब की बात हो रही है बच्चे? 2011 की मानव विकास रिपोर्ट की बात हो रही है। पीछे मैंने आप लोगों को जो रिपोर्ट बताई थी वो 2021-22 की वहां पर बताई थी। ठीक है, तो इतना हम लोगों को रेटिंग देखने को मिलती है भारत की। तो मध्यम मानव विकास भारत के अंदर था या एक विकासशील देश की श्रेणी में इसको रखा गया था। ठीक है, कि समग्र HDI मूल्य के साथ 134वें स्थान पे था। भारत कौन से स्थान पे था बच्चे 2011 में? तो भारत 134वें स्थान पे था। ठीक है बच्चे, भारत कौन से स्थान पे था? तो लगभग 134वें स्थान पे हम लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, कौन सी रिपोर्ट में? तो 2011 की। और भारत की रेटिंग क्या थी? तो भारत की रेटिंग हम लोगों को यह देखने को मिलती है, भारत की रेटिंग भी बढ़ चुकी है। ये बताया ना आप लोगों को पीछे मैंने, 2021-22 में भारत की रेटिंग क्या है? तो 0.63 हम लोगों को देखने को मिलती है। ठीक है, अब बात करें हम लोग भारत का योजना आयोग भी। ठीक है बच्चे, अब आगे चल के क्या चर्चा करने वाला हूं, अब हमें बड़ी ही मजेदार इंटरेस्टिंग चीजें अब आने वाली हैं आप लोगों के लिए। और यहां से CUT में खूब सारे क्वेश्चन बनेंगे। इसके लिए मैं मॉक टेस्ट भी शाम को लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो भारत की योजना आयोग भी भारत के लिए मानव विकास रिपोर्ट HDR तैयार करता है। ठीक है बच्चे, इस लाइन का अर्थ क्या है बच्चे? देखो, दुनिया के लिए कौन मानव विकास सूचकांक जारी करता है या मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो वो UNDP। लेकिन भारत में भी, क्योंकि भारत में राज्य हैं, तो अलग अलग राज्यों में कितना मानव विकास है, इसके लिए भारत सरकार फिर क्या करती है? एक रिपोर्ट जारी कराती है HDR। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट।
ठीक है, इसको तैयार कौन करता है? इसको तैयार करता है योजना आयोग। इसको तैयार कौन करवाता है? तो योजना आयोग। तो यही बात हो रही है कि भारत का योजना आयोग भी भारत के लिए मानव विकास रिपोर्ट तैयार करता है और विश्लेषण के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इकाइयों के रूप में लेता है, और इसके अलावा राज्य अपने विश्लेषण की इकाइयों के रूप में जिलों को लेते हैं। ठीक है बच्चे, फिर वहां पर राज्य किसको लेते हैं? जिलों की मानव विकास रिपोर्ट करवाते हैं। ठीक है, तो रिपोर्ट जिलों से राज्य में आती है, राज्य से केंद्र के पास आती है, और केंद्र फिर वो यूएनडीपी को अपनी रिपोर्ट देता है। पूरी एक सीरीज बन जाती है, श्रृंखला बन जाती है, जिससे कि कहीं ना कहीं जमीनी स्तर तक, ठीक है, मानव का जो डेवलपमेंट हुआ है उसको कहीं ना कहीं आंका जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब योजना आयोग अपनी मानव विकास रिपोर्ट में यूएनडीपी द्वारा चयनित अन्य संकेतक जैसे आर्थिक प्राप्ति, सामाजिक सशक्तिकरण, सामाजिक वितरण, न्याय, अवसरों की पहुंच, स्वच्छता और राज्यों के द्वारा बनाई गई कल्याणकारी नीतियों को भी शामिल करता है। ठीक है, जो योजना आयोग है ये क्या करता है? मानव विकास रिपोर्ट में यूएनडीपी द्वारा चयनित अन्य संकेतक, देखो बात करें हम लोग क्या, मानव विकास सूचकांक जो यूएनडीपी जारी करती है उसमें 3 संकेतक रखे गए हैं। कौन कौन से? शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय। योजना आयोग क्या करता है? और भी कुछ पैमानों पर अपनी रिपोर्ट जारी करता है। कौन कौन से? कि आर्थिक प्राप्ति, सामाजिक सशक्तिकरण, ठीक है, सामाजिक वितरण, न्याय कैसा मिल रहा है, अवसरों की पहुंच, मतलब जो योजनाएं हैं वो उसके तक पहुंच पा रही हैं या नहीं, ठीक है, स्वच्छता, ठीक है, और राज्यों द्वारा बनाई गई कल्याणकारी नीतियों को भी उसमें शामिल किया जाता है। तो दोनों में अंतर समझना बच्चों, 2 अलग अलग रिपोर्ट है मानव विकास की। एक यूएनडीपी जारी करता है, ये सभी देशों के लिए होती है। यूएनडीपी किसके लिए जारी करता है बच्चे? देशों के लिए। और योजना आयोग, ठीक है, योजना आयोग किसके लिए? तो योजना आयोग भारत के राज्यों के लिए। ठीक है, 2 अलग अलग रिपोर्ट हैं। ठीक है, अब आप लोगों से एक जानकारी दे दूं, ठीक है, भारत में पहली बार वह कौन सा राज्य है, ठीक है, जिसने मानव विकास रिपोर्ट जारी की थी? तो बच्चों 1994 में। कब की बात करूं बच्चे? ठीक है, कौन सा राज्य है? तो 1994 में, ठीक है, एक राज्य है जिसका नाम है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश एक, ये बच्चों आप लोगों का क्वेश्चन बन सकता है कि भारत का कौन सा ऐसा पहला राज्य था जिसने मानव विकास रिपोर्ट जारी की थी? तो मध्य प्रदेश, दूसरा राजस्थान था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे, आगे बढ़ते हैं। अब बात करें कि भारत में जो मानव विकास है, ठीक है, उसका कम स्कोर होने के कारण क्या है? क्योंकि कम स्कोर है, हम लोग विकासशील देश में आते हैं, इसका कम होने के कारण क्या है? ठीक है बच्चे, तो भारत में मानव विकास के कम स्कोर की स्थिति के लिए जिम्मेदार कारक या कारण क्या है? ठीक है बच्चे, क्या बताना है? कम स्कोर क्यों है? हम विकासशील देशों में क्यों हैं? हम विकसित देशों में क्यों नहीं है? ठीक है, हम विकसित देशों में क्यों नहीं है? इसके कारण क्या है? तो बच्चों कई सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक कारक है जो भारत में मानव विकास की कम स्कोर स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं। पहला क्या है? तो ऐतिहासिक कारक है, इनमें उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और नव साम्राज्यवाद शामिल है। ठीक है, दूसरा क्या है? सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक है, जिसमें मानव अधिकारों का उल्लंघन है, नस्ल, धर्म, लिंग, जाति आधारित भेदभाव, अपराधों की सामाजिक समस्या, आतंकवाद, युद्ध जैसी सामाजिक भेदभाव भी इसमें हम लोगों को शामिल देखने को मिलते हैं। ठीक है, फिर बात करें हम लोग, कुछ राजनीतिक कारक भी हैं जिसके कारण मानव विकास हम लोगों को, ठीक है, कहीं ना कहीं होता हुआ नहीं दिखाई देता। तो इसमें राजनीतिक अस्थिरता भी है, स्थिरता भी है, राज्य की प्रकृति, सरकार के रूप, सशक्तिकरण का स्तर आदि इसमें क्या किया जाता है? शामिल किया जाता है। ठीक है बच्चे, तो मानव विकास के कम स्कोर होने के ये कुछ हम लोगों को क्या देखने को मिलते हैं? कारक देखने को मिलते हैं। ऐतिहासिक में उपनिवेशवाद, ठीक है, अंग्रेजों के समय से हम लोग देखेंगे तो जो संतुलन देखने को मिलेगा ना हम लोगों को, ठीक है, जो क्षेत्रीय असंतुलन वो तब से ही बिगड़ा है तो वर्तमान तक भी बिगड़ा हुआ है। ठीक है, जो संसाधनों की पहुंच है वो जनता में एक समान रूप से हम लोगों को देखने को नहीं मिलती, तो एक समस्या हम लोगों के सामने बनी होती है। ठीक है, हमारे यहाँ पर लिंग आधारित भेदभाव मिल जाएगा, जाति आधारित मिल जाएगा, ठीक है, हम लोगों को मानव अधिकारों का उल्लंघन होता हुआ दिख जाएगा। ठीक है, नस्ल, धर्म, तमाम, आतंकवाद, युद्ध जैसी हम लोगों को समस्याएं भी देखने को मिलती हैं। तो इससे भी मानव विकास कहीं ना कहीं क्या होता है बच्चे? तो उसमें हम लोगों को बाधाएं आती हुई, उत्पन्न होती हुई दिखाई देती हैं, जो कहीं ना कहीं हम लोगों को विकासशील के ही चक्कर में हम लोगों को फंसाए रखती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करें आगे चल के
भारत में मानव विकास सूचकांक। ठीक है बच्चे, भारत में मानव विकास सूचकांक। देखो भारत में मानव विकास रिपोर्ट प्रतिवर्ष अप्लाइड मैन पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, कौन तैयार करता है? अप्लाइड मैन पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के को अध्ययन की इकाई के रूप में लेते हुए योजना आयोग की निगरानी में तैयार करती है। ठीक है बच्चे, अब राज्यों के लिए मानव विकास, हम लोग अब भारत के अंदर जो राज्यों के लिए मानव विकास रिपोर्ट या मानव विकास सूचकांक तैयार किया जाएगा वो कौन करेगा? तो एक संस्था से करवाती है योजना आयोग। मैंने पीछे बताया था ना आप लोगों को, कौन करवाती है? योजना आयोग करवाती है, लेकिन योजना आयोग भी एक संस्था के माध्यम से करवाती है जिसका नाम क्या है? अप्लाइड मैन पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा करवाती है। जैसे वहां पर यूनाइटेड नेशन, ठीक है, यूएनडीपी से करवाती है, उसी प्रकार योजना आयोग इस संस्था से यहां पर कराती है। ये भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में मानव विकास सूचकांक कौन सी संस्था जारी करती है? तो योजना आयोग के अंतर्गत एक संस्था है अप्लाइड मैन पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इनके द्वारा क्या की जाती है? तैयार की जाती है। अब देखो उच्च मूल्य वाले राज्य हम लोगों को इसमें देखने को मिलेगा केरल। ठीक है, केरल में देखोगे ना तो भारतीय राज्यों में सबसे अधिक एचडीआई इसी के पास है। ठीक है बच्चों, भारत में हम लोग बात करें तो किस राज्य का एचडीआई मतलब मानव विकास सबसे ज़्यादा कहीं है? तो केरल में है। ठीक है, केरल के पॉइंट देखो बच्चों, केरल के पॉइंट क्या है? तो 0.92 है। ये स्विट्जरलैंड इतना ही पॉइंट हो गया बच्चे जो हम लोगों ने पीछे देखा था। ठीक है, तो भारत में सबसे ज़्यादा कहीं मानव विकास की स्थिति अच्छी है ना, तो केरल के अंदर। देखो केरल आप सब जानते, देखो मानव विकास में पैमाने क्या हैं? एजुकेशन है, स्वास्थ्य है और प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, इनकम। तो केरल में आप लोग ये तीनों चीज़ देखोगे ना तो अच्छी देखने को मिलेगी आप लोगों को। तो भारत में सबसे ज़्यादा कोई विकसित विकासशील राज्य नहीं, विकसित कोई राज्य है तो वो है केरल। कौन है? केरल, क्योंकि केरल का देखो ना पॉइंट क्या है उसका, ठीक है, 0.92। और पीछे मैंने बताया था ना पैमाना क्या है, ठीक है, विकसित, विकासशील और सारी चीज़ें, अल्प विकसित, सारी चीज़ों के। तो केरल सबसे ज़्यादा। तो आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये सब एग्जाम के क्वेश्चन है। जब मैं मॉक टेस्ट कराऊंगा तो आप लोगों से एग्जाम वहाँ पर क्वेश्चन पूछूंगा कि भारत में सबसे ज़्यादा विकसित राज्य कौन सा है? तो कौन सा देखने को मिलेगा हम लोगों को? तो केरल देखने को मिलेगा। कौन देखने को मिलेगा बच्चे? तो केरल देखने को मिलेगा। इसके बाद नंबर आता है दिल्ली का। इसके बाद नंबर किसका आता है? दिल्ली का। इसके बाद हिमाचल प्रदेश, इसके बाद गोवा, फिर पंजाब। जबकि छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, ठीक है, 0.4 के साथ भारतीय राज्यों में सबसे कम एचडीआई, ठीक है, सबसे कम एचडीआई मूल्य के रूप में दर्ज किए गए हैं। ठीक है, सबसे कम एचडीआई कहाँ पर है? ठीक है, सबसे कम विकसित कौन है? तो छत्तीसगढ़, ठीक है, उड़ीसा और बिहार। सबसे कम मानव विकास हम लोगों को यही देखने को मिलता है, क्योंकि इनकी रेटिंग कितनी है? इनकी रेटिंग है 0.41 रेटिंग हम लोगों को इनकी देखने को मिलती है। किसकी? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, ये सब एक दूसरे से लगे हैं। ठीक है, तो सबसे कम रेटिंग हम लोगों को। तो ये सब आप लोगों की एग्जाम है में आ सकते हैं कि उच्च मूल्य वाले राज्य कौन से हमारे यहाँ पर? तो 3 है। ठीक है, पहले पे कौन आता है? केरल, दूसरे पे कौन आता है? दिल्ली, तीसरे पे कौन आता है? हिमाचल प्रदेश। वहीं सबसे कम की बात करें, सबसे कम मानव विकास सूचकांक में सबसे निचले स्तर पे कौन आता है? तो छत्तीसगढ़ आता है, दूसरे पे उड़ीसा आता है और तीसरे पे हम लोगों को बिहार देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करें उच्च और निम्न एचडीआई मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मान के कारण क्या है। ठीक है, भारत में कहीं उच्च जो एचडीआई है उसके कारण क्या है, और भारत में जिन राज्यों में निम्न एचडीआई है उसके कारण क्या है, इसी पे हम लोगों को चर्चा करनी है। ठीक है, चलिए, तो उच्च और निम्न एचडीआई मान होने के कई कारण हैं, जिनमें सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और ऐतिहासिक कारण शामिल हैं, वो निम्न है। ठीक है, तो देखो उच्च साक्षरता केरल के उच्च एचडीआई मूल्य का मुख्य कारण है। ठीक है, जैसे आप सब जानते हैं कि केरल सबसे ज़्यादा साक्षर है, तो केरल में साक्षरता ज़्यादा है, तो केरल में सीधी सी बात है कि वहाँ पर उच्च एचडीआई होने का एक प्रमुख कारण बन जाता है। ठीक है, वहाँ पर एक क्या बन जाता है? तो उच्च एचडीआई वाला हम लोगों को ये राज्य बनता हुआ दिखाई देता है। दूसरी ओर बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर सबसे कम है, क्योंकि उनकी साक्षरता दर सबसे कम है। ठीक है, पहला तो
केरल में उच्च क्यों है? क्योंकि केरल में साक्षरता दर अधिक है, इसलिए केरल पहले नंबर पे भी आता है। केरल में आप लोग देखो साक्षरता का प्रतिशत कितना है, तो 94% है। कितना है? 94%। तो मानव विकास में भी वो पहले नंबर पे ही होगा, सीधी बात है, क्योंकि मानव विकास में किसको रखा जाता है? एजुकेशन को रखा जाता है। ठीक है, फिर बात करें HDI में आर्थिक विकास की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों की तुलना में महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब जैसे आर्थिक रूप से विकसित राज्यों में HDI का अधिक मूल्य है। ठीक है, तो आप लोग देखोगे ना कि मध्य प्रदेश हुआ चाहे छत्तीसगढ़ हुआ, ठीक है, इसके अतिरिक्त बिहार आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप लोगों को आर्थिक स्थिति कैसी, आर्थिक विकास भी आप लोगों को पिछड़ा हुआ दिखाई देगा। आर्थिक विकास क्या दिखाई देगा? पिछड़ा दिखाई देगा। तो ये जो राज्य हैं, ठीक है, ये किन राज्यों के मुकाबले में? तो महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब के मुकाबले में आप लोग देखोगे तो इनमें आर्थिक विकास कम देखने को मिलेगा। तो फिर यहाँ भी इस कारण से HDI आप लोगों को काफ़ी कम देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ऐतिहासिक कारण भी है। ठीक है, ऐतिहासिक कारण क्या है? तो ऐतिहासिक कारण भी उच्च और निम्न मानव विकास के लिए जिम्मेदार होते हैं, जैसे क्षेत्रीय असंतुलन और सामाजिक असमानताएं जो ब्रिटिश काल में ही सामने आई, अभी भी विकास के स्तर को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी भी भारत में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक प्रणाली को प्रभावित कर रहे हैं। सरकार के द्वारा नियोजित विकास होने के बावजूद सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य अभी भी एक आदर्श स्तर से हम लोगों को काफ़ी दूर दिखाई देते हैं। इस पॉइंट में बच्चों चर्चा हो रही है कि कुछ ऐतिहासिक कारण भी जिसके कारण अभी तक हमारे यहाँ पर मानव विकास नहीं हो पाया और उच्च और निम्न होने का एक कारण बन जाता है। सबसे प्रमुख कारण इसमें लिखा है क्षेत्रीय असंतुलन। क्षेत्रीय असंतुलन किसे कहते हैं बच्चे? कि कोई क्षेत्र है, जैसे मैं बात कर लूँ मैं मध्य प्रदेश की, ये क्या है बच्चे? ये मध्य प्रदेश है। ठीक है, मध्य प्रदेश में क्षेत्रीय असंतुलन कैसा? तो आप लोग देखोगे ना, तो मध्य प्रदेश का जो सिर्फ पश्चिमी क्षेत्र है, इसे पश्चिमी क्षेत्र को बोलते हैं मालवा। आप लोग देखोगे तो यहाँ पर इसी क्षेत्र में सिर्फ क्या है बच्चे? उद्योग स्थापित किए गए। ठीक है, उद्योग स्थापित किए गए हैं। ठीक है, बाकी आप लोग दूसरे क्षेत्र में देखोगे ना, तो दूसरे क्षेत्रों में कोई इंडस्ट्री नहीं है। ठीक है, दूसरा हब नहीं है, जिसके कारण इन दूसरे क्षेत्रों की पूरी निर्भरता किस पे हो जाती है? इस एक क्षेत्र पे होती है। तो क्षेत्रीय असंतुलन भी है। सभी क्षेत्रों में इक्वल आप लोग देखो इंडस्ट्री होती, दूसरी भी सारी चीजें होती, तो क्षेत्रीय असंतुलन बिगड़ता नहीं। तो क्षेत्रीय असंतुलन अभी तक बिगड़ा हुआ है तब से अंग्रेजों ने जो कारखाने लगाए, क्योंकि आप लोग देखोगे ना, इस क्षेत्र में अंग्रेजों के समय के ही कारखाने लगे हैं। चाहे वो गन्ना मिल देख लो आप लोग, चाहे वो वस्त्र उद्योग की मिल देख लो, और भी कई सारी चीज़ें आप लोग वहाँ पे देखोगे तो आप लोगों तो क्षेत्रीय असंतुलन अंग्रेजों के समय से हम लोगों को देखने को मिलता है। सामाजिक असमानताएं भी हम लोगों को देखने को मिलती हैं, जिसके कारण उच्च व निम्न HDI हम लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम लोग इसमें स्वास्थ्य जीवन के संकेतक। देखो अब हम लोग HDI के अंदर जो 3 चीज़ हैं, HDI के अंदर कौन सी 3 चीज़ आती हैं? स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, इनके संकेतक देखेंगे हम लोग। ठीक है, इनके इंडिकेटर, ठीक है, कौन कौन है। सबसे पहले चर्चा करेंगे बच्चे हम लोग स्वास्थ्य जीवन के संकेतक। ठीक है, जो हम लोगों को हेल्थ है, ठीक है, ये अच्छी कैसे है, इसके संकेतक क्या क्या हैं? तो देखो, स्वास्थ्य और लंबे जीवन हर किसी के लिए महत्वपूर्ण है और यह शिशुओं की मृत्यु को कम करने, माताओं के प्रसव के बाद की मृत्यु, बुढ़ापे की स्वास्थ्य देखभाल, उचित पोषण और लोगों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता से मापा जाता है। ठीक है, क्या बात कर रहे हैं बच्चे हम लोग? स्वास्थ्य और लंबे जीवन की हर किसी के लिए महत्वपूर्ण है और यह शिशुओं की मृत्यु, ठीक है, कम करने, माताओं के प्रसव के बाद मृत्यु, बुढ़ापे की स्वास्थ्य देखभाल, उचित पोषण और लोगों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता से इसे मापा जाता है। ठीक है, अब इसके अंतर्गत क्या क्या इंडिकेटर रखे जाते हैं, स्वास्थ्य संकेतक क्या क्या हैं? ठीक है, स्वास्थ्य के लिए संकेतक मतलब आदमी हेल्थ, उसकी जो हेल्थ है, व्यक्ति है, मानव है, उसकी हेल्थ कब अच्छी रहेगी? कि जब वहाँ पर मृत्यु दर सही हो, वहाँ औसत जो जीवन है वो सही हो, जन्म दर सही हो और सेक्स रेशो, ठीक है, ये क्या हो? सही हो। तो ये 4 संकेतक हैं स्वास्थ्य के। क्या हैं? इनको आगे करके एक एक करके हम लोग समझते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग बात करें बच्चे इसमें, सबसे पहले मृत्यु दर। सबसे पहले किस पे चर्चा करेंगे? मृत्यु दर। ठीक है, तो भारत
भारत की मृत्यु दर 1951 में, कब बच्चे, 1951 में 25.1 प्रति हजार से घटकर, ठीक है, 1999 में 8.1 प्रति हजार हो गई थी। ठीक है बच्चे, सुनना, हमारे यहाँ 1951 में, ठीक है, 1000 में से बच्चे 25 लोग मर जाया करते थे, 25.1 लोग मर जाया करते थे। कब की बात हो रही है, 1951 में, जब हम लोग आज़ाद हुए थे, 1947 के बाद के ये आंकड़े हैं। लेकिन आप लोग देखोगे ना तो 1999 तक आते आते ये आंकड़े कितने हो गए बच्चे, तो 8.1 हो गए। 8.1 मतलब 1000 पे सिर्फ 8 लोग मर रहे थे। तो 1999 तक आते आते, मतलब आप लोग यहाँ देखोगे ना, इन 48 सालों में हम लोगों ने किसमें सुधार कर लिया, मृत्यु दर में। मृत्यु दर में सुधार कैसे हुआ, तो हम लोगों ने स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि कर ली। ठीक है, किसमें वृद्धि कर ली, स्वास्थ्य सुविधाओं में हम लोगों ने वृद्धि कर ली, जिससे मृत्यु दर हम लोगों की घटी। ये आप लोगों के सामने उसके आंकड़े यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो शिशु मृत्यु दर भी आप लोगों को ऐसी ही देखने को मिलेगी। 1951 में 148 बच्चे मर जाया करते थे प्रति हजार में। कितने बच्चे मर जाया करते थे बच्चे, 148 बच्चे मर जाया करते थे। 1000 बच्चे जन्म ले रहे हैं ना, उसमें से 148 मर जाया करते थे। कब, 1951 में। लेकिन 1999 तक आते आते आप लोग देखोगे ना, तो मात्र आप लोग देखोगे तो 70 बच्चे ही मरते हैं। ठीक है, कब, प्रति हजार पे। 1000 बच्चों ने जन्म लिया तो उसमें से 70 बच्चे ही हम लोगों को मरते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आते आते हम लोगों ने शिशु मृत्यु दर, मतलब शिशु के स्वास्थ्य पे भी हम लोगों ने काम किया। सुविधाओं को हम लोगों ने क्या किया, हमारी सरकारों ने इसमें भी काम किया। तो मानव विकास को हम लोगों ने कहीं स्वास्थ्य के पैमाने पर हम लोगों ने बढ़ाया ही है। ठीक है, इन लगभग 48 से 50 सालों के बीच में। फिर बात करें हम लोग औसत जीवन। ठीक है, औसत जीवन की प्रत्याशा की हम लोग बात करें। ठीक है, प्रत्याशा दर, ठीक है, 37 पुरुषों के अंदर, देखो पुरुषों के अंदर आप लोग देखोगे ना, उनकी लॉन्ग लाइफ की बात करेंगे तो 37 से लेकर आप लोग देखोगे तो 62.3 वर्ष तक आप लोगों को पुरुषों की आयु देखने को मिलेगी। वहीं ठीक है, 1952 से 1999 के दौरान महिलाओं की आप लोग देखोगे ना औसत जीवन, तो 36 से ठीक है 65 तक हम लोगों को बढ़ती हुई दिखाई देती है। ठीक है, तो ये औसत जीवन है। ठीक है, पुरुषों का कितना है, तो 37 से 62 के बीच में, और महिलाओं का 36 से 65 के बीच में हम लोगों को बढ़ती हुई दिखाई देती है। फिर बात करें जन्म दर, किसकी बात करें बच्चे, हम लोग जन्म दर की बात करें। ठीक है, जन्म दर, जन्म दर मतलब बच्चे जो पैदा हो रहे हैं। ठीक है, भारत ने भी 1951 में अपनी जन्म दर को 401 से घटाकर 1999 तक 26.1 कर दिया। ठीक है बच्चे, 1951 में बच्चे, ठीक है, 401 बच्चे जन्म ले रहे थे। कितने जन्म ले रहे थे, 401। ठीक है, जो हम लोगों ने 1999 तक आते आते, ठीक है, 26.1 क्या कर लिया था, कम कर लिया था। ठीक है, मतलब हम लोगों ने परिवार नियोजन पे काम किया। किस पे काम किया, हम लोगों ने परिवार नियोजन पे काम किया, जिससे कि जन्म दर में हम लोगों ने क्या किया, कहीं ना कहीं सुधार कर लिया है। ठीक है, लेकिन यह अभी भी विकसित देशों की तुलना में अधिक है। ठीक है बच्चे, इसीलिए तो हम लोग विकासशील हैं। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या हैं, विकासशील हैं। ठीक है, अब देखो सेक्स अनुपात, लिंगानुपात की बात हो रही है बच्चे। किसकी बात हो रही है, लिंगानुपात की बात हो रही है। ठीक है, लिंगानुपात, भारत में सेक्स रेशो की बात करें या लिंगानुपात की बात करें तो हर दशक के बाद गिरावट आ रही है। 2001 की जनगणना के अनुसार निष्कर्ष की हम लोग बात करें तो विशेष रूप से 0 से 6 आयु वर्ग के बीच बाल लिंगानुपात, मतलब बच्चे शिशु का लिंगानुपात हम लोग देखें तो मामले में बहुत हम लोगों को परेशानी देखने को मिलती है। केरल में उच्चतम लिंग अनुपात है। ठीक है, इसको छोड़ दें तो सभी राज्यों में बाल लिंगानुपात में हम लोगों को क्या आती हुई दिखाई देती है, गिरावट आती हुई दिखाई देती है। उदाहरण के लिए हरियाणा, पंजाब में प्रति 1000 पुरुषों पे बच्चों पर 800 महिलाएं बच्चों के नीचे बाल लिंगानुपात है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार हम लोग बात करें बच्चे तो जो लिंगानुपात हम लोगों को देखने को मिलता है वो सबसे ज़्यादा कहीं लिंगानुपात है तो वो हम लोगों को केरल के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, केरल के अंदर 1000 पुरुषों पर महिलाएं जो जन्म लेती हुई दिखाई देती हैं या स्त्रियां जन्म लेती हुई दिखाई देती हैं, बच्चे जो जन्म लेते हुए दिखाई देते हैं वो 1020 हैं। ठीक है, तो केरल में सबसे अच्छा लिंगानुपात है। ठीक है, वहीं बात करें तो लिंगानुपात में सबसे कमी कहीं देखने को मिलती है हम लोगों को तो हरियाणा में देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये बात हुई हम लोगों की लिंगानुपात। ये स्वास्थ्य के कुछ संकेतक हम लोगों ने यहाँ पर देखे हैं हम।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करें सामाजिक सशक्तिकरण के संकेतक। ठीक है, सामाजिक सशक्तिकरण, ठीक है, के संकेतक क्या क्या है? तो भूख से मुक्ति, गरीबी की दास्तां, बंधन, अज्ञानता, अशिक्षा और वर्चस्व के अन्य रूप मानव विकास की कुंजी है। ठीक है, भूख से मुक्ति, गरीबी की दास्तां, अज्ञानता, बंधन, अशिक्षा, ठीक है, ये चीज़ें हम लोगों को मानव विकास की क्या देखने को मिलती हैं? कुंजी देखने को मिलती हैं। समाज में अपनी क्षमताओं और पसंद का उपयोग करके लोगों की सशक्तिकरण और भागीदारी और उनकी वास्तविक स्वतंत्रता की ओर उनको ले जाना है। लोग समाज और पर्यावरण को समझकर अपनी क्षमताओं और विकल्पों का उपयोग कर सकते हैं। यह साक्षरता के माध्यम से हो सकता है, क्योंकि यह ज्ञान और स्वतंत्रता की दुनिया का द्वार खुलता है। ठीक है बच्चे, तो सामाजिक सशक्तिकरण हम लोगों को जो होता हुआ दिखाई देता है, वो होता हुआ दिखाई देता है साक्षरता से। हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, पढ़ेंगे तो हमारे पास रोजगार आएगा, ठीक है, हमारा जो बौद्धिक विकास होगा, जिससे हम लोगों को क्या होता हुआ दिखाई देगा बच्चे? तो हमारे ज्ञान में वृद्धि होगी, ठीक है, और जो खुली दुनिया है उसमें भी हम लोगों को स्वतंत्रता से जीना का हम लोगों को चीज़ें यहाँ पर मिल सकेंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्थिक प्राप्ति के संकेतक, किसके संकेतक? आर्थिक प्राप्ति के संकेतक। ठीक है, आर्थिक उत्पादकता इस प्रकार का मानव विकास का एक अभिन्न अंग है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी और प्रति व्यक्ति उपलब्धता किसी भी देश के संसाधन के आधार या बंदोबस्ती के आकलन के उपायों के रूप में ली जाती हैं। मौजूदा कीमतों पर एक तरफ भारत की जीडीपी, ठीक है, 32,000 करोड़ और उसकी प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, 20,818। संसाधन के आधार के मामले में भारत में एक प्रभावशाली विकास दिख रहा है, लेकिन दूसरी तरफ गरीबी, वंचना, कुपोषण, अशिक्षा, जाति, धर्म, लिंग भेदभाव जैसी विभिन्न पूर्वाग्रहों का अस्तित्व आर्थिक उपलब्धियों का एक अलग चेहरा दिखा रहा है। ठीक है, एक तरफ तो हम लोगों को देखने को मिलता है कि भारत में जो जीडीपी है, जीएनपी है, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय है, ये बढ़ रही है, लेकिन दूसरी तरफ हम लोगों को देखने को मिलता है बच्चे कि भारत में गरीबी की वंचना, कुपोषण, ठीक है, अशिक्षा, ठीक है, जाति, धर्म, लिंग भेदभाव जैसी चीज़ें हम लोगों के जो पूर्वाग्रह हैं, ठीक है, ये भारत को क्या दिखा रहे हैं? आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। अब बात करें भारत में साक्षरता। ठीक है, किसकी बात करें? साक्षरता की बात करें, क्योंकि शिक्षा भी इसमें रखा गया है। किसमें? मानव विकास में। ठीक है, मानव विकास में किसको रखा गया है बच्चे? साक्षरता को भी रखा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता लगभग, ठीक है, भारत की साक्षरता लगभग 65.4% थी, जबकि 2000, ठीक है, जबकि हम लोग बात करें, जबकि इसकी महिला साक्षरता कितनी थी? 54.16%। 2011 के अनुसार आप लोग देखोगे ना, साक्षरता का प्रतिशत कितना हो गया बच्चे? तो 74.4%। यह कुल साक्षरता दर है। इनमें से, ठीक है, आप लोग देखोगे ना कि पुरुष साक्षरता कितनी है? तो 82.14% आप लोगों को पुरुष साक्षरता देखने को मिलेगी और 65.46% महिला साक्षरता आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। अधिकांश दक्षिणी राज्यों में कुल साक्षरता और महिला साक्षरता का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से अधिक है। ठीक है बच्चे, आप लोग देखोगे ना कि जो दक्षिण भारत है, कौन सा भारत है बच्चे? जो दक्षिण भारत है, साउथ वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ का आप लोगों को शिक्षा का प्रतिशत जो देखने को मिलेगा वो भारत के शिक्षा का जो प्रतिशत है उसके औसत से अधिक देखने को मिलेगा, क्योंकि साउथ के जो राज्य हैं, ठीक है, वो अधिक हम लोगों को शिक्षा के स्तर में, ठीक है, खड़े होते हुए दिखाई देते हैं। जैसे बिहार में हम लोग बात करें, बिहार में साक्षरता दर सबसे कम है। यहाँ सबसे कम पढ़े लिखे लोग हैं। आंकड़े देख के आप लोगों को यहाँ पर हैरानी हो रही होगी, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मात्र 47.53% लोग ही यहाँ पर आप लोगों को साक्षर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो बिहार में साक्षरता, चाहे वो पुरुष साक्षरता हो, चाहे वो महिला साक्षरता हो, या ओवरऑल साक्षरता की बात करें, तो बिहार पहले नंबर पे आता है सबसे कम साक्षरता में। तो आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे कम महिला साक्षरता कहाँ है बिहार में, सबसे पुरुष साक्षरता सबसे कम कहाँ है, और ऐसे ओवरऑल भी क्वेश्चन पूछ लेना कि सबसे कम साक्षरता कहाँ पर है, तो ये हम लोगों को बिहार में ही देखने को मिलती है। ठीक है, वहीं इसके उलट केरल, ठीक है, केरल में पूरे भारत में सबसे ज़्यादा साक्षरता का प्रतिशत है 94, चाहे वो पुरुषों की बात कर लें चाहे महिलाओं की बात कर लें। तो आप लोगों से क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेना कि सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता कहाँ है, तो केरल में। सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता कहाँ है, तो केरल में हम लोगों को देखने को मिलती है। ठीक है, केरल में उच्च हम लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है,
90.92% है। यह भारत में साक्षरता के संदर्भ में एक बड़ी क्षेत्रीय विषमता को दर्शाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता का दर कम है। हमारे समाज के कुल सीमांत वर्गों में, जैसे महिलाएं, ठीक है, सीमांत वर्गों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, खेतीहर मजदूर आदि, इन वर्गों में साक्षरता दर में कुछ बेहतर स्थिति में होने के बावजूद अभी भी एक व्यापक स्थिति में अमीर और हाशिए के तबके हैं। ठीक है, तो इनकी स्थिति हम लोगों को निम्न देखने को मिलती है, जिसमें महिलाएं हो गई, ST SC हो गए, खेतीहर मजदूर हो गए, ये भी अभी तक अपने आप को शिक्षा से जोड़ नहीं पाए हैं। ठीक है, ये हाशिए पर हम लोगों को खड़े हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रति व्यक्ति आय में भिन्नता, किस पे चर्चा करें हम लोग? प्रति व्यक्ति आय में भिन्नता। ठीक है, चलिए प्रति व्यक्ति आय में भिन्नता। तो प्रति व्यक्ति आय का स्थानिक पैटर्न में असमान है। उच्च प्रति व्यक्ति आय वाले राज्य में 1980 से 1981 की कीमतों पर प्रति वर्ष 4000 से अधिक, ठीक है, हम लोग बात करें तो उच्च प्रति व्यक्ति आय वाले राज्य में महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली आते हैं। कौन आते हैं बच्चे? ठीक है, ये आप लोग 5 राज्य अच्छे से याद रखना। सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय कहीं है तो महाराष्ट्र में, दूसरे पे पंजाब, तीसरे पे हरियाणा, चौथे पे गुजरात और दिल्ली। कम प्रति व्यक्ति आय वाले राज्यों में कौन आता है? तो पहले नंबर पर हम लोगों को देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश। ठीक है, पहले पे उत्तर प्रदेश, दूसरे पे बिहार, तीसरे पे उड़ीसा, तीसरे पे कौन आता है? उड़ीसा, चौथे पे मध्य प्रदेश, 5वें पे असम, ठीक है, 6वें पे जम्मू कश्मीर हम लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब प्रति व्यक्ति आय के उपभोग में भिन्नता है। ठीक है, प्रति व्यक्ति खपत के मामले में बड़ी क्षेत्रीय असमानता है। विकसित राज्यों में प्रति व्यक्ति खपत, ठीक है, हम लोगों को देखने को मिलेगा, जैसे केरल, ठीक है, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात आदि। ठीक है, प्रति व्यक्ति खपत कम हम लोग बात करें वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश आदि आते हैं। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय कम खपत किन किन राज्यों में है? तो उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। लेकिन प्रति व्यक्ति खपत, ठीक है, कहाँ सबसे ज़्यादा है? तो केरल में, ठीक है, फिर पंजाब, फिर हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय और उपभोग दोनों में भिन्नताएं गरीबी, बेरोजगारी और कम रोजगार जैसी कुछ गंभीर समस्याओं को दर्शा रही हैं। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय और उपभोग दोनों में क्या? तो हम लोगों को जो भिन्नताएं हैं ये किसको दर्शा रही हैं? ये गरीबी को दर्शाती हैं, ये बेरोजगारी को दर्शाती हैं और कम रोजगार जैसी कुछ गंभीर समस्याओं को यहाँ पर हम लोगों को दर्शाती हुई दिखाई देती हैं। ठीक है, अब आगे चल के चर्चा करें बच्चे हम लोग गरीबी पे। किस पे चर्चा करेंगे? अब हम लोग गरीबी पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो गरीबी, ठीक है, गरीबी अभाव की स्थिति है। ठीक है, गरीबी क्या है? अभाव की स्थिति है। पूर्ण शब्दों में हम कहें तो यह एक निरंतर स्वास्थ्य और यथोचित उत्पादक जीवन के लिए कुछ बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, उसकी निम्न स्थिरता को दर्शाती है। ठीक है, चलिए भारत में गरीबी की हम लोग चर्चा करें तो भारत में गरीबी अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। ठीक है, भारत में अलग अलग राज्यों में गरीबी का जो स्तर है वो हम लोगों को अलग अलग देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे हम लोग बात करें बिहार और उड़ीसा। ठीक है, बिहार और उड़ीसा ये गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली आबादी में, ठीक है, 40% से अधिक गरीबी दर्ज की गई है। ठीक है, सबसे ज़्यादा गरीबी कहीं है तो बिहार और उड़ीसा में, क्योंकि यहाँ पर 40% से अधिक आप लोगों को क्या देखने को मिलेगी? गरीबी देखने को मिलेगी। जबकि मध्य प्रदेश, सिक्किम, असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड में 30% से अधिक गरीबी दर्ज की गई है। केंद्र शासित प्रदेशों में गरीबी 30% से कम है। ठीक है, चंडीगढ़, दमन, दीव, दिल्ली रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, शिक्षित युवाओं के लिए रोजगार की दर केवल 25% है। भारत में गरीबी के लिए बेरोजगार विकास और बड़े पैमाने पर बेरोजगारी कुछ प्रमुख कारण हम लोगों को देखने को मिलते हैं। ठीक है, भारत में सबसे ज़्यादा किसी प्रकार की हम लोगों को वर्तमान में जो बेरोजगारी दिखाई देती है वो हम लोगों को देखने को मिलती है शिक्षित बेरोजगारी। ठीक है, क्योंकि अब हमारे यहाँ पर पढ़े लिखे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है और उनका रोजगार ना मिलना, यह एक हम लोगों के सामने, हमारी सरकार के सामने, हमारे पास जो संसाधन है, ठीक है, उनके सामने एक प्रश्न चिन्ह हम लोगों को खड़ा करती हुई दिखाई देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ें। आधुनिक विकास के दुष्परिणाम। ठीक है, जो आधुनिक विकास हुआ इसने क्या दुष्परिणाम डाले मानव विकास में? ठीक है, तो आधुनिक विकास के कारण समाज में सामाजिक अन्याय बढ़ गया। समाज
का एक वर्ग अत्यधिक सुख सुविधाओं का भोग कर रहा है, जबकि दूसरी ओर एक वर्ग अति आवश्यक सुविधाओं को भी प्राप्त करने में असमर्थता महसूस कर रहा है। आधुनिक विकास के कारण प्रादेशिक असंतुलन देखने को मिलता है। कुछ राज्य विकास की दौड़ में काफ़ी आगे हैं, जैसे केरल, पंजाब, तमिलनाडु आदि। वहीं बिहार, उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश जैसे हम लोगों को पिछड़े राज्य भी देखने को मिलते हैं। आधुनिक विकास ने पर्यावरण का निम्नीकरण किया है, जो अत्यंत चिंताजनक है, जो अत्यंत हम लोगों को चिंताजनक देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करें हम लोग बच्चों इसमें कि जनसंख्या, पर्यावरण और विकास, किस पर चर्चा करें? जनसंख्या, पर्यावरण और विकास। तो विकास महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जीवन की गुणवत्ता में सुधार करता है, लेकिन साथ ही साथ क्षेत्रीय असमानताओं, सामाजिक असमानताओं, भेदभाव, अभाव, लोगों के विस्थापन मतलब पलायन, मानव अधिकारों के उल्लंघन, मानव मूल्यों में गिरावट और पर्यावरणीय गिरावट जैसी कई समस्याएं ला रहा है। यूएनडीपी ने 1993 की अपनी मानव विकास रिपोर्ट में इन मुद्दों को संशोधित करने का प्रयास किया और शांति और मानव विकास के बारे में नागरिक समाजों की महत्वपूर्ण भूमिका पाई। यह नागरिक समाज सैन्य खर्च में कमी, सशस्त्र बलों के विमुद्रीकरण, रक्षा से बुनियादी वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और विकसित देशों में परमाणु हथियारों में कमी के लिए राय बनाने में मदद कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करें हम लोग इसमें आगे चलकर, ठीक है, जनसंख्या, पर्यावरण, विकास में इन दृष्टिकोणों का दृष्टिकोण नोमा, लुथिसियन, पर्यावरणविदों और कट्टरपंथी पारिस्थितिकीविदों द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इन विचारकों ने किसी भी विकासात्मक गतिविधि को शुरू करने से पहले जनसंख्या और संसाधनों के बीच, ठीक है, संतुलन बनाए रखने का तर्क दिया। सर रॉबर्ट माल्थस पहले विद्वान थे जिन्होंने, ठीक है, कौन बच्चे? सर रॉबर्ट माल्थस पहले ऐसे विद्वान थे जिनके द्वारा जनसंख्या और संसाधनों के बीच असंतुलन की ओर ध्यान आकर्षित किया गया था। ठीक है, संसाधनों की बढ़ती कमी, बढ़ती आबादी की समस्या के साथ अंतरिक्ष पर अमीर देशों और लोगों द्वारा थी। ठीक है, इसीलिए इन बढ़ती आबादी की समस्या के साथ अंतरिक्ष पर, ठीक है, असमान रूप से वितरित संसाधनों और उनकी पहुंच एक और समस्या केवल कुछ अमीर देशों और लोगों के द्वारा थी। इसीलिए इन असमान रूप से वितरित संसाधनों के लिए अमीर और गरीब देशों के बीच हम लोगों को संघर्ष देखने को मिलता है। ठीक है, तो माल्थस पहले वो व्यक्ति हैं जिनके द्वारा बात कही गई थी कि जो जनसंख्या और संसाधन है इनके बीच में बड़ा ही गैप है। पहले तो इसको क्या किया जाना चाहिए? दूर किया जाना चाहिए। उसके बाद ही हम लोग किस ओर जा सकते हैं? तो मानव विकास की ओर जा सकते हैं। और एक चीज़ और बच्चों, मानव विकास हम लोग करें लेकिन पर्यावरण को ध्यान में रख के करें। ऐसा ना हो कि हम लोग मानव विकास में लगे रहें और जो मानव विकास है, ठीक है, इससे हम लोगों की पर्यावरण को क्या होती रहे? तो क्षति होती रहे। तो माल्थस के साथ साथ, ठीक है, महात्मा गांधी जनसंख्या और संसाधनों के बीच संतुलन और सद्भाव के समर्थक भी थे। उनके अनुसार औद्योगिकरण ने नैतिकता, आध्यात्मिकता, आत्मनिर्भरता, अहिंसा और आपसी सहयोग और पर्यावरण के नुकसान को संस्थागत रूप दिया है। इसके अलावा गांधी जी कहते हैं कि व्यक्ति के जीवन में या राष्ट्र द्वारा उच्च लक्ष्यों को व्यक्ति सामाजिक धन की ट्रस्टीशिप और अहिंसा के लिए तपस्या के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, ट्रस्टीशिप गांधी जी का एक सिद्धांत है। उसके तहत गांधी जी ने कहा था बच्चों कि जितने भी संसाधन हैं, ठीक है, वो किस में बांट दिए जाना चाहिए? जनता के अंदर बांट दिए जाना चाहिए। ठीक है, चलिए तो बच्चों ये जो सेशन था आप लोगों का मानव विकास, ये मैं आप लोगों के लिए लेकर आया था। आई होप आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर करिएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों का मानव विकास का वन शॉट था। ठीक है, इसके मैं शाम को रोज़ मॉक टेस्ट भी ला रहा हूँ। ठीक है, मॉक टेस्ट भी आप लोग रोज़ लगाएं। तो मिलते हैं अगले वन शॉट में।